देखा हजारों दफा आपको और तेरे संग यारा खुश रंग। मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है, जैसे कि सांस लेना, अपने देश की रक्षा करना। रुस्तम के लिए लोगों में सिंपैथी कम नहीं होनी चाहिए। कोई हीट ऑफ द मोमेंट का हादसा नहीं है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्री डिटरमिन्ड मर्डर। जो जीता यहाँ है रुस्तम वही। फिल्म का एक सीन था जब अक्षय कुमार को अपनी पत्नी यानी एलिना डिक्रूजा के किसी और से संबंध होने का पता चलता है, तो वो तुरंत गुस्से में जाकर उसकी हत्या कर देते हैं और जेल चले जाते हैं। और यहाँ जेल में जब उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आती हैं और उन्हें यहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है और वो अक्षय कुमार के गले लगती हैं, लेकिन अक्षय कुमार अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर खड़े रहते हैं। उस समय एक पति के दिल पर क्या बीत रही होगी, अक्षय कुमार की आंखें और उनके चेहरे के हाव भाव इसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 2016 में आई अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम के बारे में, जिसमें वो हमें एक नेवल ऑफिसर बने हुए नजर आए थे और इंडियन नेवी की ये वर्दी अक्षय कुमार के ऊपर बहुत अच्छे से सूट हो रही थी और अक्षय कुमार की दमदार परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिली थी। और फिल्म रुस्तम में अक्षय कुमार की दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें उनके करियर का एकमात्र बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। फिल्म रुस्तम एक बहुत ही यादगार फिल्म रही, जिसमें हमें क्राइम और थ्रिल के साथ में बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा भी देखने के लिए मिला था। और आप में से कई लोग शायद ये बात जानते भी होंगे कि ये साल 1959 में हुए के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस से इंस्पायर्ड है, जो केस रियल में साल 1959 में हुआ था और आगे चलकर इसके ऊपर समय समय पर कई फिल्में भी बनी हैं। तो हमारे चैनल पर ये वीकेंड पूरा का पूरा अक्षय कुमार की फिल्मों का ही रहा, जहां हमने उनकी फिल्म एयरलिफ्ट, बेबी और हॉलीडे जैसी फिल्मों के बारे में बात की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी फिल्म रुस्तम की बात ना हो। तो फिल्म के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले जो रियल केस हुआ था उसके बारे में एक ओवरव्यू जान लेते हैं। तो ये साल 1959 में हुआ रियल केस है कमांडर कवच मनिकशॉ नानावटी यानी कि कमांडर के.एम. नानावटी का, जो उस समय इंडियन नेवी के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑफिसर थे और बॉम्बे में तैनात थे और अक्सर उन्हें अपनी ड्यूटी के चलते बहुत लंबे समय के लिए भी कई बार घर से बाहर रहना पड़ता था। लेकिन ऐसे में जब वो एक बार अपने घर वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी के किसी और से संबंध हैं, जबकि रियल में उनके 2 बेटे और एक लड़की भी थी। हालांकि ये फिल्म में हमें नहीं दिखाया गया था। और जब कमांडर को अपनी पत्नी के किसी और से संबंध होने के बारे में पता चला तो उस समय उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी पत्नी और बच्चों को मुंबई के मेट्रो सिनेमा में फिल्म टॉम थंब दिखाने के लिए ले गए। लेकिन सिनेमा में उन्हें छोड़कर उन्हें कुछ जरूरी काम है ये बोलकर वो सिनेमा से बाहर आ गए और जाकर सीधे उस शख्स को शूट कर दिया जिसके उनकी पत्नी के साथ में संबंध थे। और इसके बाद तुरंत जाकर उन्होंने इंडियन नेवी में सरेंडर कर दिया और बाद में पुलिस के सामने भी सरेंडर किया और उनके ऊपर केस चला। और 1959 में ये केस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि ये एक अलग ही तरह का इंसिडेंट था जहां पर देश भर में इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे, जिस बारे में कई लोगों का ये कहना था कि कमांडर ने जो भी किया है वो सही किया है और ऐसा ही करना चाहिए। उस समय कोर्ट में जूरी का फैसला चलता था, जब 7-8 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती थी और वही सब मिलकर फैसला सुनाते थे। और उस समय जूरी के लिए सिलेक्ट किए गए मेंबर समाज के अलग अलग हिस्सों से और पब्लिक के बीच से ही आते थे। उस समय ये केस मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था और आए दिन न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने के लिए मिलते थे। लेकिन अब सवाल ये था कि कमांडर के.एम. नानावटी ने 3-3 गोलियां चलाकर हत्या तो की थी, लेकिन उस समय ये केस अपने आप में काफी अलग था और उनके सपोर्ट में देश के कई मेंबर्स, न्यूज़पेपर्स वाले और मैगजीन्स वाले भी थे। और ये सारे लोग उस समय कमांडर के पक्ष में ही अपने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छाप रहे थे और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इस केस की कई दिनों तक सुनवाई चलती रही और फाइनली जब जूरी का फैसला सामने आया तो उन्होंने कमांडर को निर्दोष बताया। और उस समय जूरी के द्वारा सुनाया गया ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही बोल्ड था, क्योंकि केस बिल्कुल सीधा सीधा था, जहां पर एक कमांडर ने 3-3 गोलियां मारी हैं और अपने आप को सरेंडर किया है। लेकिन इसके बाद भी जूरी के मेंबर्स ने उनको निर्दोष ठहराया है। हालांकि उस समय जूरी के द्वारा सुनाए गए इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उनके ऊपर मुकदमा चलाते रहे और कई सालों तक ये केस कोर्ट में चलता रहा और बाद में कमांडर के.एम. नानावटी को कोर्ट ने सजा भी सुनाई। हालांकि उस समय महाराष्ट्र की जो गवर्नर थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित थीं और उन्होंने उनकी सजा को माफ कर दिया था। मतलब उस समय यह केस अपने आप में वाकई में बहुत ही अलग था, जब जूरी ने कुछ और ही डिसीजन सुनाया और कोर्ट ने कुछ और ही फैसला किया। उस समय अपने आप में ये केस बहुत ही रेयर था और कई सालों तक चर्चा में बना रहा था। लगभग 3 सालों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था और बाद में उनकी सजा को माफ कर दिया गया था और इसके बाद वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में कनाडा जाकर शिफ्ट हो गए थे। और 2003 में कमांडर के.एम. नानावटी की कनाडा में मृत्यु हो गई थी
और कहा जाता है कि इस केस के बाद से ही कोर्ट में जूरी सिस्टम को ही खत्म कर दिया था और इसको खत्म करने को लेकर ये कहा गया कि जूरी मेंबर्स समाज के अलग अलग हिस्सों से और पब्लिक के बीच से ही आते हैं। इस वजह से कई बार जूरी मेंबर्स इमोशंस के चलते फैसला सुना देते हैं, जबकि अदालत का फैसला इमोशंस के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर होना चाहिए। और वैसे तो इसके बाद से ही जूरी वाले सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी हमें कई केस ऐसे देखने के लिए मिले जिनमें फैसला जूरी के मेंबर्स ने ही सुनाया था और उनके फैसले को माना भी गया था। तो ये एक रियल केस था जिसके ऊपर आगे चलकर बॉलीवुड में और कई और भाषाओं में अलग अलग फिल्में बनी हैं और किताबें लिखी गई हैं। इस रियल केस के लगभग 4 साल बाद बॉलीवुड में इसके ऊपर पहली फिल्म बनी थी साल 1963 में, ये रास्ते हैं प्यार के नाम से, जिसमें हमें कमांडर के तौर पर सुनील दत्त नजर आए थे। आगे चलकर साल 1973 में इसी केस पर आधारित एक और फिल्म बनाई गई अचानक के नाम से, जिसमें हमें विनोद खन्ना नजर आए थे। इसके अलावा मलयालम फिल्म अस्त्रम के नाम से बनाई गई और 2016 में अक्षय कुमार के साथ में फिल्म रुस्तम बनाई गई। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रुस्तम के अलावा साल 2016 में इसी केस के ऊपर पूजा भट्ट भी एक फिल्म बना रही थीं। उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा था लव अफेयर और इसको महेश भट्ट की वाइफ सोनी राजदान डायरेक्ट कर रही थीं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक फिल्म अक्षय कुमार के साथ में ऑलरेडी इसी सब्जेक्ट के ऊपर बन रही है तो उन्होंने आगे इस फिल्म को बनाया ही नहीं। इसी केस के ऊपर एक वेब सीरीज भी आई थी द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावटी के नाम से। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस के ऊपर समय समय पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनती ही रही हैं, जहां पर लोगों ने इस केस को आधार बनाकर अपना अपना वर्जन लोगों के सामने रखा। फिल्म रुस्तम रिलीज हुई थी 2016 में इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर 12 अगस्त को, जिसका क्लैश हुआ था सेम इसी दिन रिलीज हुई ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े की एक और बड़ी फिल्म मोहन जोदाड़ो के साथ में, जिसको आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था और AR रहमान का म्यूजिक था। और इसको लेकर भी लोग उस समय काफी एक्साइटेड थे। लेकिन फाइनली उस समय रुस्तम और मोहन जोदाड़ो के इस क्लैश में रुस्तम काफी आगे थी, जिसने उस समय मोहन जोदाड़ो के कंपैरिजन में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पैसे भी कमाए और लोगों ने इसको पसंद भी किया। रुस्तम में हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, एलिना डिक्रूजा, अर्जुन बाजवा, ईशा गुप्ता, पवन मल्होत्रा, उषा नंदकर्णी, सचिन खेड़ेकर और कुमुद मिश्रा। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा था विपुल के रावल ने और इसका डायरेक्शन किया था टीनू सुरेश देसाई ने, जो इसके पहले अर्जुन पंडित, अनाड़ी नंबर 1, गॉड टू सी ग्रेट हो, प्लेयर्स और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। और रुस्तम के पहले उन्होंने 1920 लंदन जैसी फिल्म बनाई थी और रुस्तम के बाद में उन्होंने एक बार और मिशन रानीगंज बनाई है। इसको प्रोड्यूस किया था खुद अक्षय कुमार ने शीतल भाटिया और प्रेमा अरोरा के साथ में मिलकर और म्यूजिक कंपोज किया था जीत गांगुली, आरको, राघव सचार और अंकित तिवारी ने। और उस समय फिल्म रुस्तम का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था और इसके सारे ही गाने लोगों ने पसंद किए थे। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो रुस्तम के कई गाने मेरे वन ऑफ द फेवरेट गानों की लिस्ट में शामिल हैं। ये गाने हैं तेरे संग यारा, खुशरंग बहारा, देखा हजारों दफा, तय है, रुस्तम बाही, ढल जाऊं मैं और जब तुम होते हो। इनमें से फिल्म के गाने देखा हजारों दफा, तेरे संग यारा और तय है उस समय हर कहीं पर सुनने के लिए मिल रहे थे। हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ऑटो में, रेडियो, टीवी हर कहीं पर सुनने के लिए मिल रहे थे। और वाकई में ये गाने ऐसे हैं जिनसे लोग आज भी बोर नहीं हुए हैं और ये गाने आज भी कई लोगों के फेवरेट गाने बने हुए हैं। गानों के लिरिक्स लिखे थे मनोज मुंतशिर ने और आवाजें थीं आतिफ असलम, अंकित तिवारी, अरिजीत सिंह, पलक मुच्छल, जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो वैसे तो फिल्म का बजट था लगभग 50 करोड़ रुपए, लेकिन 10 करोड़ रुपए इसके प्रमोशन और बाकी चीजों पर खर्च हुए। तो फिल्म का टोटल बजट हो गया था लगभग 60 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 125 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 215 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये इस साल आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी, जिसको लगभग 2350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 26 लाख लोग आए थे। और 2016 में ये सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में तीसरे नंबर पर रही थी। इस साल पहले नंबर पर थी आमिर खान की दंगल, दूसरे नंबर पर थी सुल्तान, तीसरे नंबर पर थी रुस्तम, चौथे पर थी एयरलिफ्ट और 5वें नंबर पर थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और रुस्तम को IMDb पर 29,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। जब भी अक्षय कुमार कुछ बेहतरीन स्क्रिप्ट वाली फिल्मों में काम करते हैं तो दूर दूर तक उनके जैसी एक्टिंग का कोई भी सानी नजर नहीं आता है। और यही चीज साल 2016 में अक्षय कुमार के करियर में देखने के लिए मिली थी, जब इस साल वो रुस्तम और एयरलिफ्ट जैसी 2 सीरियस फिल्मों के साथ ही साथ हमें कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 3 में भी नजर आए थे। इसमें लीड एक्टर के तौर पर सबसे पहले अक्षय कुमार को ही अप्रोच किया गया और उन्हें ये कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए।
इस वजह से इसमें रुस्तम पावरी वाले किरदार के लिए अक्षय कुमार के अलावा किसी और का नाम सामने ही नहीं आया। इसमें अक्षय कुमार के किरदार का नाम रुस्तम पावरी होता है। और अगर आपको याद हो तो साल 2003 में आई संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में कुरुश देबो का नाम रुस्तम पावरी था, जो भी इसमें हमें एक पारसी बने हुए नजर आए थे। तो यहीं से इंस्पायर्ड होकर अक्षय कुमार के किरदार का नाम रुस्तम पावरी रखा गया था। और फिल्म की जो टैगलाइन थी 3 शॉट्स डेट शॉक द नेशन, ये एक्चुअली उस समय छपने वाले रियल न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन थी। इसके अलावा पहले इसमें अर्जुन बाजवा वाले रोल के लिए शरद केलकर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय शरद केलकर अपनी कुछ और मूवीज में और कुछ शोज की शूटिंग में बिजी थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाए थे। और बाद में इस रोल के लिए अर्जुन बाजवा को साइन किया गया था। इसके अलावा इसमें एलिना डिक्रूज और ईशा गुप्ता वाले रोल के लिए भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच नहीं किया गया। इन दोनों को ही इसके लिए अप्रोच किया गया और ये दोनों पहली बार में ही इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। और 2016 में आई फिल्म रुस्तम के अगले ही साल 2017 में ये दोनों हमें एक बार फिर से फिल्म बादशाहों में नजर आईं। पूरी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट टू फिनिश लगभग 6 महीनों में कंप्लीट कर ली गई थी, जिसमें से अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए लगभग 50 दिनों तक शूटिंग की थी। और ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार हमें नेवल ऑफिसर के तौर पर नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म के कई सीन बिल्कुल रियल नेवी की लोकेशंस पर और रियल शिप पर शूट किए गए थे और इसके लिए स्पेशली नेवल ऑफिसर्स की परमिशन ली गई थी, जिससे कि ये देखने में बिल्कुल रियल ही लगे। फिल्म रुस्तम के लिए जब अक्षय कुमार का नाम नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, तब उस समय इसको लेकर काफी लोगों ने आपत्ति प्रकट की, जिस बारे में कई लोगों का ये कहना था कि इसमें अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं थी कि इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया जाए। यहाँ तक कि उस समय कई लोगों ने तो ये तक बोला कि उस समय नेशनल अवार्ड को सिलेक्ट करने वाली जूरी में प्रियदर्शन सर भी थे और प्रियदर्शन सर के अक्षय कुमार के साथ में हमेशा से ही इतने अच्छे संबंध रहे हैं, इसी वजह से उन्हें नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। हालांकि उस समय फिल्म रुस्तम के लिए नेशनल अवार्ड मिलने के बाद में लोगों के बीच में जब कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो खुद अक्षय कुमार ने मीडिया के सामने आकर इसके बारे में अपना बयान दिया था, जब उन्होंने कहा कि मीडिया में अक्सर ऐसी बातें समय समय पर होती ही रही हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और नेशनल अवार्ड की जूरी में अगर कोई मेंबर ऐसा है जो किसी एक्टर को पसंद करता हो, तो वो अपनी पसंद से उसको नेशनल अवार्ड कभी नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि जब अमिताभ बच्चन को फिल्म अग्निपथ के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था, उस समय जूरी में रमेश सिप्पी भी शामिल थे, तो उस समय भी ऐसा कहा गया कि रमेश सिप्पी की वजह से अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा जब अजय देवगन को उनकी फिल्म जख्म और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया, उस समय जूरी में प्रकाश झा थे, जो अजय देवगन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उस समय भी ये आरोप लगे थे कि उन्हीं की वजह से अजय देवगन को ये अवार्ड मिला है। तो कुछ बिल्कुल वैसे ही आरोप अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम के टाइम पर भी लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात ये थी कि जहाँ अक्षय कुमार को फिल्म रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर का ये नेशनल अवार्ड मिला था, तो वहीं इस साल अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम को किसी भी कैटेगरी में अवार्ड के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला था। जहां इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था आमिर खान की फिल्म दंगल को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था आमिर खान को फिल्म दंगल के लिए ही। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड की इन सारी कैटेगरी में फिल्म रुस्तम को नॉमिनेशन तक नहीं मिला था, लेकिन फिर भी इसके लिए वो नेशनल अवार्ड जीते थे और ये उस समय काफी चर्चा में रहा था। हालांकि वैसे आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार इसके लिए नेशनल अवार्ड डिजर्व करते थे या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। खैर उस समय ये कंट्रोवर्सी जैसे तैसे खत्म हुई, लेकिन एक दूसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। एक्चुअली उस समय फिल्म के सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद में इसमें अक्षय कुमार के द्वारा पहनी गई नेवल ऑफिसर की इस वर्दी को अक्षय कुमार और उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना ने नीलाम कर दिया था और इस बारे में उनका ये कहना था कि इसको नीलाम करने के बाद में जो भी पैसा आएगा वो उसको पशु कल्याण में लगाएंगे। लेकिन उस समय सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगहों पर लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की कि देश की वर्दी को इस तरह से वो कैसे नीलाम कर सकते हैं, और इसको लेकर उस समय अक्षय कुमार और उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार के द्वारा पहनी गई इस वर्दी में उनके ऊपर लगे हुए मेडल्स में भी हमें कई गलतियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसको देखने के बाद में उस समय कई नेवल ऑफिसर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था कि इन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए था। जैसे इसके एक सीन में हमें INS मैसूर नाम का एक शिप दिखाई देता है, लेकिन ये घटना रियल में 1959 की है, लेकिन INS मैसूर को 1993 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। तो INS मैसूर नाम का ये शिप उस समय इसमें कैसे नजर आ सकता है। इसके अलावा इसके और भी कई सीन्स में हमें ऐसी छोटी छोटी गलतियां नजर आती हैं, लेकिन हम गलतियों के बारे में बात नहीं करेंगे, इनको इग्नोर करके चलेंगे। उस समय इसके एक कोर्ट रूम ड्रामा वाले सीन में एक डायलॉग को लेकर एक वकील ने केस भी कर दिया था, जिस सीन में जज साहब अक्षय कुमार को बोलते हैं कि बस ये समझिए कि आप एक बेशर्म वकील हैं।
फिल्म में रखे गए इस पर्टिकुलर डायलॉग के लिए उस समय मनोज गुप्ता नाम के एक वकील ने केस भी कर दिया था, जिस बारे में उनका ये कहना था कि ये वकीलों की बेइज्जती की गई है। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको बता दें कि इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि नेवी एक शिप खरीदने वाली होती है, जो फिल्म में दिखाया जाता है कि ये एक खराब शिप होता है और अक्षय कुमार इसके विरोध में होते हैं। एक्चुअली 1959 में जब ये इंसिडेंट हुआ था तो इसके लगभग 2 साल बाद 1961 में इंडियन नेवी में INS विक्रांत नाम के एक शिप को शामिल किया गया था, लेकिन इसका फिल्म में दिखाई गई चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं था। फिल्म में ये चीज बिल्कुल फिक्शन के तौर पर रखी गई थी और उस समय रियल में ऐसा कुछ हुआ था इस बात के कोई भी सबूत नहीं थे। ये बस फिल्म में लोगों को इमोशनली और ज्यादा एंगेज करने के लिए ड्रामा क्रिएट किया गया था, जिससे कि लोग इससे और अच्छे से जुड़ पाएं और इस केस में रुस्तम पावरी की जो सजा माफ की गई थी उसको भी लोग और सही समझ पाएं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म रुस्तम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म और इसके गाने बहुत ज्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।